Good afternoon, students. Yesterday I have revised Rivers Iron Smelters Factory Honors. In this, we have covered different types of Indian cotton textile like chint, bandhani, and jamdani work, patola weaving. For that, India was very famous in all over world. Clear? After that, I have discussed with you why, with the starting of developing of Indian industries, British industries and mills in Britain, how this affected Indian weavers, because in Britain, many British producers, they convinced their government to impose duties on Indian textile, so that Indian textile could be costly, and at that time the British producers, they were facing competition. ठीक है, अब वो कंपटीशन फेस कर रहे थे, तो उनसे जो है वो इंडिया का टेक्सटाइल की जो डेवलपमेंट है वो उससे जेलस फील करते थे. सो दैट्स व्हाई उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया इंडियन इंडस्ट्रीज को बैन करना. और सबसे पहले कैलिको एक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बेटा. कैलिको एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? 1720, जिसका मतलब क्या है? टू पुट बैन ऑन छींट इन यूरोपियन और ब्रिटेन मार्केट. और जब कैलिको एक्ट लग गया तो इससे क्या हुआ? हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को लॉस फेस हुआ, वीवर्स को लॉस हुआ, क्योंकि अब वीवर्स के कपड़े की डिमांड नहीं थी. एंड ऊपर से ब्रिटेन में नई नई इन्वेंशंस हुई, जिसमें मैंने आपको बताया था नई इन्वेंशंस में क्या क्या था. नंबर 1 स्पिनिंग जेनी, नंबर 2 स्टीम इंजन. स्पिनिंग जेनी जॉन के, ठीक है, ईयर मेन आप याद रखोगे 1764. एंड स्टीम इंजन रिचर्ड ऑकराइट 1786. रिचर्ड ऑकराइट स्टीम इंजन जो था इन्होंने डिस्कवर किया, और जिससे काफी डेवलपमेंट जो है वो ब्रिटेन में हुई. अब ब्रिटेन एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया टेक्सटाइल का. ब्रिटेन सेंटर बन गया तो इंडिया की टेक्सटाइल और इंडिया का जो जो ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल थी उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई. So that was, you can say, very exploitive to the weavers. Many weavers they became unemployed. इसमें हमने कुछ weavers के नाम पढ़े थे कि जो पुराने टाइम के जो weavers होते थे, ठीक है, जिनका मेन स्पिनिंग का काम होता था, रंग रेज करते थे, ठीक है, किसी को चिपीगार्स कहते थे, किसी को देवांग कहते थे, किसी को काई कोलर कहते थे. तो हर तरफ से जो weavers थे उनको अपनी अपनी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी. ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था डेक्लाइन. डेक्लाइन रीजन, ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हाउ डेक्लाइन इन इंडियन टेक्सटाइल केम. तो इसका सबसे पहले रीजन क्या बना? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द, ये मेन आपने वही बताना है जो हमने डिस्कस किया है कि जब लंदन में या ब्रिटेन में या यूरोपियन मार्केट में डेवलपमेंट हुई, फैक्ट्रीज बनी, और इन फैक्ट्रीज के बनने के कारण हैवी ड्यूटीज लगा दी गई. हैवी ड्यूटीज लगाने के कारण जो वीवर्स थे उनकी डिमांड कम हो गई, अनएम्प्लॉयड हो गए, और ब्रिटिश गुड्स हमारी कंट्री में आना शुरू हो गई एट लार्ज स्केल, एट लो रेट. सो दैट्स व्हाई वी वर फेसिंग कंपटीशन इन बोथ द एरियाज, एक्सटर्नल सेक्टर में भी और इंटरनल सेक्टर में. ठीक है, तो दिस लेड टू द डिक्लाइन, जिसके कारण हमारी कंट्री में कॉटन टेक्सटाइल में क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ. ठीक है, अब इसके बाद फिर हमने एक और टर्म यहाँ पे पढ़ी है, औरांग. औरांग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेयर हाउस जहाँ पे चीजों को स्टोर करके रखा जाता है उनको फॉरेन कंट्रीज में भेजने से पहले, और जब उनको मंगवाया जाता है तो वहां पे उनको स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको बाकी एरियाज में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है. ठीक है, औरांग. तो ये टर्म्स आपने कुछ याद रखनी है. मैनी पीपल, मैनी वीवर्स, वर्कर्स जो औरांग में काम करते थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि अब उनकी इतनी डिमांड नहीं थी. दूसरी तरफ हमारी इंडिया में मशीन मेड गुड्स आ रही थी, मशीन मेड क्लॉथ आ रहा था जो बहुत सस्ता था, जो इंडियन टेक्सटाइल के कंपैरेटिवली कॉस्टली था. और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिश गुड्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए शुरू में उनका रेट बहुत कम किया ताकि इंडियंस को उनकी आदत हो जाए. दूसरी तरफ हमारी कंट्री में वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न जो यूथ था वो वेस्टर्न गुड्स को खरीदने के लिए बहुत फैसिनेटेड थे. ठीक है, तो ये भी कुछ रीजंस हैं कि हमारी कंट्री में इंडियन टेक्सटाइल जो है उसका डिक्लाइन जो है वो शुरू हो.
ठीक है। और इस तरह से हमारी कंट्री में बहुत से जो वीवर्स हैं दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। ठीक है। इसके बाद कॉटन मिल्स कम अप। फिर धीरे धीरे कुछ ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद, एक लॉन्ग इंटरवल के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना मिल्स को इंडिया में खोला जाए। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब जब यहाँ से रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन यहाँ से इंग्लैंड में या फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाता था ना, शिपमेंट बहुत कॉस्टली पड़ती। कई बार दूसरी कंट्रीज उस पर अटैक भी कर देती थी। कई बार शिप जो है वो पानी में, जिसे कहते हैं स्टॉर्म्स के कारण, डूब भी जाते थे, जिससे रॉ कॉटन जो है उसका लॉस हो जाता। दूसरी तरफ जब ब्रिटेन से हमारी कंट्री में गुड्स आती थी, उनको यहाँ पर मंगवाने की कॉस्ट भी बहुत हाई होती थी, टाइम भी बहुत लगता था, क्योंकि उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्पीडी नहीं। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के कारण ब्रिटिशर्स ने सोचा व्हाई नॉट टू ओपन इंडस्ट्रीज एंड मिल्स इन इंडिया। ठीक है। यानी कि इंडिया में ही इंडस्ट्रीज और मिल्स को खोला जाए। इससे क्या फायदा होगा, इंडिया से रॉ कॉटन ब्रिटेन ले जाना, वो कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा, ब्रिटेन की बनी हुई इंडस्ट्रीज को इंडिया पहुंचाना, उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सेफ्टी भी रहेगी, रिस्क फैक्टर भी नहीं होगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज या मिल सिस्टम आए। अब कहीं ना कहीं ये मिल सिस्टम जो है वो ब्लेसिंग्स भी था, एक कर्स भी था। ब्लेसिंग्स था कि अब हमारा इंडिया थोड़ा मॉडर्नाइज हो रहा था। कर्स इसलिए था कि इसमें भी बहुत से लोगों का जो है वो लॉस हुआ, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली। तो हर चीज के कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंडिया में स्टार्ट हुई। फर्स्ट कॉटन मिल, सबसे पहली कॉटन मिल जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई, बॉम्बे। बॉम्बे में 1854। ठीक है। हम सबसे पहले बताएंगे बॉम्बे 1854। फर्स्ट कॉटन मिल। मिल क्या होती है बच्चे, मिल एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसी फैक्ट्री होती है जिसमें रॉ कॉटन से थ्रेड, थ्रेड से टेक्सटाइल, टेक्सटाइल से उसको अलग अलग जो है उसको कपड़े में बनाना, रोल बनाना, वो सारा काम एक ही रूफ के अंदर होता है, उसको बोला जाता है मिल। एक मिल का मतलब, अगर आप कहते हैं कॉटन मिल, कॉटन मिल में क्या होता होगा, कॉटन मिल में रॉ कॉटन सप्लाई किया जाता होगा और उस रॉ कॉटन को मशीन में उसका थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से टेक्सटाइल बनाते हैं, टेक्सटाइल के कपड़े के रोल बनाते हैं और मार्केट में बेचने के लिए कपड़ा जो है वो वहां से भेजा जाता है। कई लोग सिर्फ कपड़ा नहीं बनाते, कई बार सिर्फ जो हम रोल भी बना सकते हैं, थ्रेड भी बना सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, मिल सिस्टम। ठीक है। फिर धीरे धीरे हमारी कंट्री के और भी बहुत से एरियाज जो हैं उनमें अलग अलग जो हैं वो मिल्स ओपन हुई। अब इन मिल्स का फायदा क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत से लोगों को क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिली। ठीक है। इन 1900 यानी कि बाय द 1900 ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। यानी कि 1900 तक आते आते हमारी कंट्री में और भी बहुत से एरियाज जो हैं उनमें कॉटन मिल्स जो हैं वो स्टार्ट हुए। और बेसिकली ये जो मिल्स के ओनर कौन होते थे, पारसीज एंड गुजराती बिजनेसमैन। पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन जिन्होंने इस फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया ब्रिटिशर्स के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ काम करते थे मिलकर, पार्टनरशिप की, और दे अर्नड ह्यूज प्रॉफिट। यानी कि हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे फ्रेंड्स जो ब्रिटिशर्स के फ्रेंड्स बने, उनके साथ मिलकर उन्होंने अपना जो मनी है ब्रिटिशर्स के साथ इन्वेस्ट किया एंड दे अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स। इसका मतलब इंडिया में कुछ इंडियंस जो थे वो भी ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने बिजनेस जो है वो एक्सपैंड किया। ठीक है। इसके बाद अहमदाबाद 1861, अहमदाबाद में भी मिल 1861, अहमदाबाद में भी कॉटन मिल स्टार्ट हुई 1861। फिर कानपुर और धीरे धीरे बाकी एरियाज में भी मिल जो है वो स्टार्ट की गई। ठीक है। अब जब ये हमारी कंट्री में मिल सिस्टम आया तो हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि फिर सबसे ज्यादा फायदा कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बेटा जब वॉर टाइम पीरियड होता है तो उस टाइम पीरियड में फॉरेन से आने वाली जो गुड्स हैं या इंडिया से फॉरेन जो है वो चीजें नहीं पहुंचाई जा सकती। तो ऐसे में
इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया। वॉर टाइम गुड्स जो होती हैं, वॉर टाइम मटेरियल जो होता है, जो वॉर के लिए चाहिए होता है, दे प्रोड्यूस्ड एंड एट दैट टाइम दे अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स। इंडिया में इंडियन इंडस्ट्रीज खुली और इंडियन जो थे उन्होंने काफी हद तक इंडियन फैक्ट्रीज जो थी उन्होंने मिलिट्री को सप्लाई किया और दे अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आते आते इंडियन इंडस्ट्रीज को काफी फायदा हुआ, इंडियन जो बिजनेसमैन थे उनको फायदा हुआ, क्योंकि अब कुछ देर के लिए फॉरेन ट्रेड जो था वो कम हो गया था, क्योंकि वॉर टाइम पीरियड में कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर देती है। ऐसे में ब्रिटिशर्स यानी कि टिस्को, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, टिस्को एक ऐसी कंपनी है जिसने लार्ज स्केल में आयरन जो है वो दिया। तो इवन हमारी कंट्री की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उन्होंने भी वॉर मटेरियल जो होता है, जो वॉर के टाइम पीरियड में चीजें चाहिए होती हैं वो प्रोड्यूस की। एंड विद दिस वी कैन से दैट दिस वाज द जर्नी ऑफ people from like 17th century to 19th century, जिसमें अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत से इंडियंस को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कुछ को लॉस हुआ, कुछ को फायदा भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, दैट इज अबाउट वुड स्टील। स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, वुड स्टील। दिस इज द स्टोरी ऑफ स्मेल्टर्स, आयरन स्मेल्टर्स, जो स्मेल्टिंग का काम मेन करते थे। हमारी कंट्री में ये माना जाता है कि जो टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड थी ये बहुत ही हाई कार्बन, हाई क्वालिटी वुड स्टील की बनी हुई थी। ठीक है, और ये जो स्टील मेकिंग जो पर्सन थे, आयरन स्मेल्टर्स, ठीक है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम में आयरन स्मेल्टिंग की नॉलेज इनको बहुत अच्छी थी। फर्नेसेस, ये आयरन स्मेल्टिंग का काम कहाँ पे करते थे? फॉरेस्ट एरियाज में भट्टियां जो होती है फर्नेसेस, वहां पे करते थे। इसमें आयरन में कुछ परसेंट जो है वो चारकोल मिलाया जाता है, जिससे स्टील जो है बनाने का प्रोसेस होता था। ये हमारी कंट्री का ट्रेडिशनल मेथड था। ठीक है, लेकिन जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए तो इन आयरन स्मेल्टर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट एक्ट्स, फॉरेस्ट लॉ या फॉरेस्ट एक्ट का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में फॉरेस्ट एरियाज में इन आयरन स्मेल्टर्स की एंट्री को बैन कर दिया गया। अगर वो वहां से कुछ भी लेते हैं, चारकोल, वुड या किसी भी तरह से कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेंगे, तो दे हैड टू पे टैक्स पे करना पड़ेगा। फर्नेसेस यूज करने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो द वर्क ऑफ मेकिंग स्टील बिकेम कॉस्टली एंड मैनी आयरन स्मेल्टर्स दे लेफ्ट देयर जॉब, उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि अब उनको जो है वो इन फर्नेसेस को यूज करने के लिए, फ्यूल को एक्वायर करने के लिए जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दैट द प्रोसेस बिकेम वेरी कॉस्टली, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आयरन स्मेल्टर्स को भी इसका बहुत लॉस हुआ। और हमारी कंट्री में बाद में जब ब्रिटेन के बने हुए आयरन एंड स्टील जो है वो आना शुरू हो गया, तो इनकी डिमांड और कम होगी, और इस तरह से हमारी कंट्री में ब्रिटेन का आयरन एंड स्टील जो है उसको मंगवाया गया। इवन हमारी कंट्री में कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हुई, रेलवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे ट्रैक्स या फिर शिप बिल्डिंग, तो बहुत सी इंडस्ट्रीज में ब्रिटेन का बना हुआ आयरन एंड स्टील सप्लाई किया जाता था, और इस तरह से हमारी कंट्री में आयरन स्मेल्टर्स को भी बहुत लॉस जो है वो फेस करना पड़ा। ठीक है, फिर एक ऐसा टाइम आया जब हमारी कंट्री में अपनी ही आयरन एंड स्टील जो है वो उसको स्टार्ट किया गया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ 1904। ये स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है? 1904। इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, चार्ल्स वेल्ड एंड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट दोराबजी टाटा, दोनों का नेम याद रखना है आपने, चार्ल्स वेल्ड एंड दोराबजी टाटा। ठीक है, और ये जो है वो जस्ट आसपास के एरियाज में हम कहते हैं कि सर्च कर रहे थे आयरन और। आयरन और का मतलब होता है कच्चा लोहा, कहाँ से मिलेगा इनको, वो एरियाज देख रहे थे। ठीक है, तो अचानक से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ अगेरिया कम्युनिटीज को देखा। अगेरिया कम्युनिटीज कौन होती हैं? जो आयरन स्मेल्टर का काम करती थी। तो इन अगेरिया कम्युनिटीज को उन्होंने लोड का मतलब होता है कि कुछ लोड सामान लेकर जाते हुए देखा, और इनको उन्होंने पूछा, तो उन्होंने आयरन और के बारे में बताया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो इनको उन एरिया से आयरन और जो है वो मिलना शुरू हुआ। और उसके बाद हमारी कंट्री में टिस्को की स्टार्टिंग हुई। टिस्को एंड टाटा आयरन स्टील कंपनी केम अप, बिगेन प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूस का मतलब होता है कब से उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की? 1912। ठीक है, और इस तरह से हमारी कंट्री में टिस्को एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टिस्को ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक अपनी जगह बनाई,
By the time टिस्को was set up and the situation was changing, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आयरन एंड स्टील ब्रिटेन से आना बंद हो गया था। सेम जैसे आयरन स्मेल्टिंग का मैंने उससे पहले बताया कि इंडस्ट्रियलिस्ट को जो सेम प्रॉब्लम आई, सेम इनको भी वही प्रॉब्लम आई। वॉर टाइम पीरियड के कोई कंट्री दूसरी कंट्री को शिपमेंट नहीं करती है क्योंकि कंट्रीज उस पर अटैक कर सकती है, ठीक है। इसीलिए हमारी कंट्री में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में टिस्को ने ब्रिटेन गवर्नमेंट को स्टील प्रोडक्शन या आयरन प्रोडक्शन में काफी सपोर्ट किया। और इंडियन रेलवेज जो हमारी कंट्री में जो रेलवे बनाने के लिए जो आयरन एंड स्टील पहले लंदन से मंगवाया जाता था, अब टिस्को उसको प्रोवाइड कर रही थी। और एज द वॉर ड्रैग्ड फॉर सेवरल इयर्स, टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरेज व्हील्स, यानी कि कैरेज व्हील्स का मतलब होता है व्हील्स प्रोड्यूस करना, टैंक्स या जो भी वॉर टाइम मटेरियल होता है उसको प्रोड्यूस करना। तो टिस्को ने अपनी एक इम्पोर्टेंट जो है वो जगह बनाई। तो फिर आपने बताना है बाय 1919, एक इम्पॉर्टेंट ईयर, जिस ईयर में ब्रिटिश गवर्नमेंट को 90% स्टील मैन्युफैक्चर जो है वो किसने करके दिया? टिस्को ने। एंड टिस्को एक प्राइवेट कंपनी बनी, बिगेस्ट इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो ये जो है दैट इज अ केस ऑफ फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है। हर तरह से लोगों ने, किसी ने प्रॉफिट किसी ने लॉस, मतलब हमारी कंट्री में जो स्टोरीज हैं इनमें क्या है, कुछ कम्युनिटीज को लॉस फेस किया, लेकिन हमेशा रिच पीपल जो हैं वो प्रॉफिट में रहे और पुअर पीपल दे सफर्ड अ लॉट। पुअर पीपल की बात करें तो चाहे पीजेंट्स की बात करें, चाहे ट्राइबल्स की बात करें, चाहे वीवर्स की बात करें, आयरन स्मेल्टर्स की बात करें या लेबर्स की बात करें, तो इनको शुरू से ही कंट्री में जो है वो, चाहे वो ब्रिटिशर्स के टाइम में थे या आफ्टर इंडिपेंडेंस, दे फेस अ लॉट ऑफ लॉस। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ हैड अ लार्ज मार्केट, है ना, कौन कौन से क्लोथ जिनकी यूरोप में बहुत डिमांड थी। देन जामदानी, बांधना, अगेरिया कौन थे? अगेरिया कम्युनिटी थी जो आयरन और लोड जो है वो ढूंढती थी। देन नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल, हर नेम के पीछे क्या हिस्ट्री है। बांधना का मतलब क्या होता है, छींट का मतलब क्या होता है, जामदानी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसका हमने अलग अलग नेम जो है, कैलिको का मतलब क्या होता है, इनके मीनिंग डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स ने इंग्लैंड में क्यों रिवोल्ट किया, क्यों चाहते थे कि इंडियन इंडस्ट्रीज को बैन कर दिया जाए। तो इसमें हमने वही बताने हैं फैक्टर्स कि दे वर अनएबल टू कम्पीट। जो ब्रिटेन के जो वूल या सिल्क प्रोड्यूसर्स थे, दे वर अनएबल टू कम्पीट, ठीक है, विद द इंडियन टेक्सटाइल। सो दैट्स व्हाई दे वांटेड कि इंडिया में जो इंडियन गुड, जो इंडिया की गुड्स हैं वो ब्रिटेन में उनको कॉस्टली कर दिया जाए, ताकि लोग इंडियंस को नहीं बल्कि ब्रिटेन की गुड्स को ब्रिटेन में खरीदें, ठीक है। सो दिस वाज द मेन रीजन। हाँ जी जयवन, नेक्स्ट इज हाउ डिड द डेवलपमेंट of cotton industries in Britain affect textile producers? हाँ जी जयवन, yes जयवन, what happened? He's busy. yes, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद फिर है डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन, यानी कि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज खुली उनका इफेक्ट इंडिया पे क्यों पड़ा। ऑब्वियसली जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज होंगी तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को इंडिया के रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, टेक्सटाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए अब इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल कॉटन जाता था, टेक्सटाइल नहीं, क्योंकि वो इंडियन टेक्सटाइल को ब्रिटेन में बंद करना चाहते थे। और दूसरी तरफ ये भी चाहते थे कि ब्रिटेन की बनी हुई जो चीजें हैं, ब्रिटेन के बना हुआ जो क्लोथ है वो इंडिया में सप्लाई, तो ये रीजन है, ठीक है। इसके बाद आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री क्यों डिक्लाइन हुई, रीजन वही बताना आपने। फॉरेस्ट लॉज बने, वुड एंड चारकोल जो है उसकी अवेलेबिलिटी लेस हो गई, फर्नेसेस के ऊपर हाई टैक्स पे करना पड़ता था, आयरन स्टील जो है उसका इंपोर्ट ब्रिटेन से होने लगा, इसलिए इंडिया के आयरन स्टील की डिमांड कम हो गई। एंड लोकल जो आयरन स्मेल्टर्स थे उनकी डिमांड भी कम हो गई और दैट्स व्हाई दे फेस लॉस, ठीक है। देन टिस्को, व्हाट हेल्प टिस्को एक्सपैंड द स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में टिस्को ने अपनी एक इंपॉर्टेंट जो है पोजीशन कैसे बनाई। दैट वी हैव डिस्कस कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन द इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन स्टॉप, एट दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन रेलवेज, they wanted supply from TISCO, and by 1919 90% of the total iron deposit steel production was completed by the TISCO private company.
तो ये है सारा, दैट इज स्टोरी ऑफ वीवर्स, स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स. क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? Any doubt from this chapter? If any term is not clear, then you can ask. Any term is not clear? If any doubt is there, raise your hand. I'm giving you 1 minute. Read thoroughly all the pages of the book. If any doubt is still, you can ask. Yes, all the meanings of elaboration, pictures, or you can say new terms, terminologies जो हैं आपकी, ठीक है, they should be clear. Spinning jenny, meaning orang, meaning of orang, kind of areas where goods were stored. Bellows, bellows क्या मतलब होता है? जो furnaces को उसमें हवा देने के लिए एक पंप होता है, उसको बेलोज कहा जाता है, जो फर्नेसेस में यूज होता था, पंप को जो है उसको यूज करने के लिए. स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्रोसेस थ्रू विच आयरन वाज स्मेल्टेड. स्लैग हीप्स, स्लैग हीप्स का मतलब क्या होता है? वेस्ट लेफ्ट व्हेन स्मेल्टिंग मेटल. जब किसी मेटल को स्मेल्ट करते हैं तो जो वेस्ट बच जाता है उसको बोलते हैं स्लैग. वेस्ट, वेस्ट मटेरियल होता है ये, ठीक है. यस, एनी डाउट? तो आपके रिवीजन टेस्ट में जो आपके चैप्टर्स हैं, दैट इज फॉर आपका वीवर्स, आयरन एंड स्मेल्टर चैप्टर, ठीक है. नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 to 1947, देन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. क्लियर? अगर फर्स्ट चैप्टर क्लियर है तो मैं आपको इंडिया जो नेशनल मूवमेंट है दैट वी कैन स्टार्ट. If any doubt is there, then you can ask. Otherwise, I'm going to start next chapter, making of national movement. Okay, no doubt. So I can start new chapter, making of national movement. This chapter is about the journey from 1870 to 1947. ठीक है, ये वो जर्नी है जो हमारी कंट्री के पैट्रियोटिज्म, जैसे हमारी कंट्री में जब पैट्रियोटिज्म या नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, दैट जर्नी फ्रॉम 1870 टू 1947. इंडिया में बहुत से लोग जो थे, दे वर टॉर्चर्ड, दे वर एक्सप्लॉइटेड, एंड दैट्स व्हाई दे रेज देयर वॉइस. एंड जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई, एंड इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में नेशनल मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई. ठीक है, इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल द रिस्पेक्टेड क्लासेस, कलर, कास्ट, लैंग्वेजेस. ठीक है, इंडिया में अलग अलग तरह के लोग थे, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनकी जो है वो फूड स्टाइल, हैबिट्स. और इंडिया जैसी कंट्री में ब्रिटिशर्स इतने टाइम तक तभी कंट्रोल कर पाए क्योंकि हमारी कंट्री में यूनिटी नहीं, लोगों के बीच में यूनिटी नहीं थी. लोग अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करते थे. ठीक है, उस टाइम पीरियड में एज अ इंडिया होल नहीं, बल्कि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करते थे. लेकिन 1870 के बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ. लोग अपने स्टेट को नहीं बल्कि अपने देश, अपनी कंट्री के लिए जो है वो फ्रीडम चाहते थे. एंड दैट्स व्हाई मैनी पीपल दे पार्टिसिपेटेड इन दिस, एंड दिस इज द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. इसको हम क्या कहते हैं? एमर्जेंस. एमर्जेंस का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग जो है वो स्टार्ट हुई आफ्टर 1870. ठीक है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है लोग कॉन्शियस, पहले लोग कॉन्शियस नहीं थे लेकिन धीरे धीरे लोग कॉन्शियस क्यों हुए? अब लोगों को ये लगने लग गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये जितने साल भी हमारे इंडिया में रहेगी ये उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि इंडियंस को बहुत से लॉस फेस करने पड़ते थे. ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर लॉस होते थे साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था. यानी कि सपोज एक ही जॉब में अगर एक तरफ एक ब्रिटिशर है, दूसरी तरफ एक इंडियन है, तो ब्रिटिशर्स की सैलरी ज्यादा होती थी एज कम्पेयर टू इंडियन. तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का मेन पॉइंट है. ठीक है, so this is the reason why consciousness began to be clearly stated by the political associations. बहुत सी एसोसिएशंस बनी, छोटी छोटी पार्टीज बनी, ग्रुप्स बने,
जब लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन होती है ना, तो लोग अपना आवाज उठाते हैं। एक टाइम आता है जब लोग आवाज उठाते हैं, और ये जो ग्रुप बने, इनमें से बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो बने, उनके नाम क्या थे? इसमें एजुकेटेड लोग जो पढ़ते हैं ना, जो लोगों को नॉलेज होती है, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लोगों ने इंग्लिश सीखी। जब लोगों ने इंग्लिश सीखी ना, तो उस तरह में फॉरेन में क्या हो रहा है वो सीखा। उन्होंने कहा कि फॉरेन कंट्रीज में तो इतनी आगे निकल चुकी है और हमारी कंट्री अभी बहुत पीछे है, क्योंकि वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, हम गुलाम हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ जो है वो पॉइंट जिसके कारण लोगों के मन में कॉन्शियसनेस जो है वो आई। फिर लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। कुछ लोगों ने मिलकर अपने अपने, जिसे कहते हैं कि अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने कुछ जो भी उनके मोटिव्स थे उनको लिए। मद्रास महाजन सभा बनी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी। ठीक है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका मेन मोटिव क्या था कि अपने मन में ब्रिटिशर्स के लिए, या जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी, उन प्रॉब्लम्स को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना और अपनी डिमांड्स, जो भी उनकी डिमांड्स थी, उनको फुलफिल करवाना। यहाँ पे एक नेम है पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का मतलब होता है ऑफ ऑल द पीपल, पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है सबका, सबके लिए। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स उस टाइम पर बहुत फेमस हुई। सॉवरन, सॉवरन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंट्री जो हर तरफ से आजाद हो, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो लोग चाहते थे कि इंडिया जो है, इंडिया को अधूरी आजादी नहीं चाहिए, इंडिया को क्या चाहिए? कंप्लीट आजादी, पूर्ण स्वराज। ठीक है, और इसलिए अलग अलग लोगों के मन में फीलिंग आई। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ एक्ट्स, 3 एक्ट्स जो है वो मेन आपने बताने हैं। इसमें सबसे पहले आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या था? आर्म्स का मतलब क्या होता है? वेपन्स, आर्म्स एक्ट। ठीक है, दूसरा बताओगे आप, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। इस दोनों में मैंने एक्ट लिखा, यहाँ पे बिल लिखा। ये पास हो गए थे, ये प्रपोजल था। प्रपोजल का मतलब होता है कि सजेशंस। ठीक है, अब क्या थे ये तीनों? आर्म्स एक्ट का मतलब क्या है कि ये पास किया गया, दोनों ही जो थे वो 1878 में पास किए गए। इन एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? आर्म्स एक्ट में इंडियंस को डिसअलाउ किया। डिसअलाउ का मतलब होता है कि वो अपने पास कोई भी आर्म्स, मतलब वेपन्स नहीं रख सकते। ब्रिटिशर्स रख सकते हैं, इंडियंस नहीं रख सकते। ठीक है, और अगर रखना है तो विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स, इफ दे आर डूइंग जॉब फॉर पुलिस और फॉर आर्मी, नॉट फॉर सेल्फ सेफ्टी आल्सो, अपनी सेफ्टी के लिए भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो सेकंड और क्या था? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का मतलब है कि इसमें वर्नैकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस या रीजनल लैंग्वेजेस, यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस जो लोकल होती हैं, रीजनल जैसे मराठी, पंजाबी, गुजराती, कोई भी इंडियन। प्रेस एक्ट का मतलब होता है कि न्यूज़पेपर में किसी भी तरह से रीजनल लैंग्वेजेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी जो आर्टिकल अगर प्रिंट करते हैं, तो उनकी जो मशीन है, उनकी जो प्रेस है, that will be confiscated by the British government. Again, I am repeating, in the Vernacular Press Act, it was announced that who were the critical of the government. Critic of the government का मतलब होता है जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो वो किसी भी तरह से न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखेंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगी, जो आर्टिकल है वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा, एंड प्रेस कैन बी टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो एक्ट था, इसका मतलब क्या है? इस एक्ट ने इंडियंस को जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करने से मना कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 1883 इल्बर्ट बिल। रेस्ट वी विल
discuss in the next lecture. Clear? Time is over. I'm going to end.